दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपको ऐसी ही और सारी कहानियाँ सुननी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है कोहरा। मेडिकल में प्रवेश के साथ ही मेरा और इंदु दीदी का जैसे चोली दामन का सारा साथ ही छूट गया। नाते रिश्तेदार हम मौसेरी बहनों को एक दूसरे की कभी कभी केवल परछाई कहा करते थे, क्योंकि बचपन से ही साथ रहने का कोई भी मौका हम दोनों ने नहीं छोड़ा था। हमेशा साथ साथ ही रहते थे। इतना मेल मिलाप होते हुए भी हम दोनों नदी के दो किनारों की तरह थी, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का अंतर था। मैं एकदम बहिर्मुखी, हंसमुख, खुलकर हंसने बोलने वाली और सबसे जल्दी ही घुल मिल जाने वाली लड़की थी, तो दीदी बेहद शांत, सुशील, अंतर्मुखी, गंभीर और एकाकी प्रवृत्ति की। अपने स्वभाव के अनुरूप अध्ययन समाप्त करके उन्होंने अध्यापन का पेशा चुना और तभी मेरा मेडिकल में प्रवेश हो गया। मुझे वह शहर और दीदी का साथ अचानक से जैसे छोड़ना पड़ा। दीदी ने ही समझाया कि अपने खतों के माध्यम से वह हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी, हमेशा मेरे समीप बनी रहेंगी। उन जैसी अंतर्मुखी लड़की को भी अपने मन की गुत्थियों को खोलने के लिए कोई तो भरोसेमंद हमदर्द तो चाहिए ही था, और वह मैं थी। हमारा आपसी संप्रेषण भी बेहद अजीब था। दीदी हमेशा भावनाओं से सराबोर लंबे लंबे खत लिखती थी और मैं उनके प्रत्युत्तर में फ़ोन पर लंबी लंबी बातें किया करती थी। मेरे साथी डॉक्टर हमेशा यही शिकायत करते थे कि मेरा मोबाइल हमेशा व्यस्त रहता है, पर मैं आदत से मजबूर थी। कलम घिसना मेरे बूते के बाहर था और पेट का सब कुछ दीदी के सम्मुख उगले बिना मुझे तो जैसे खाना ही नहीं हजम होता था, तो केवल फ़ोन ही मेरा साथ देता था। मैं बेबाकी से दीदी के सम्मुख सब कुछ बोल देती थी। छेड़छाड़, रोमांस तक की बातें भी मैं उनसे मज़े ले लेकर बताती रहती थी। बताती तो दीदी भी सब कुछ थी अपने खतों में, लेकिन उनकी शैली सबसे जुदा थी। वे प्यास की परतें जैसे धीरे धीरे उतर रही हों, वैसे ही वे भी अपने दिल का हाल बताती थी और खतों में धीरे धीरे खुलती चली जाती थी। उनके खत मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे बड़े आकर्षण होते थे। आरंभ से लेकर अंत तक भूखी आंखों से जब तक पूरा का पूरा ना निगल लेती, मुझे चैन ही नहीं पड़ता था। कई बार तो उनसे ईर्ष्या होती थी। काश काश ये हुनर मुझ में भी होता तो किसी को भी मुट्ठी में कैद कर लेती। दीदी के इसी हुनर पर फिदा होकर एक व्यवसायी पुत्र ने आगे बढ़कर उनका हाथ थाम लिया था अपना जीवन साथी बनाने के लिए। वैसे तो खूबसूरत दीदी पर मंडराने वाले आशिक मिजाज भंवरे बहुत थे, लेकिन अनिकेत जीजाजी की कला पारखी नज़रों ने उनका सही आकलन किया था। शादी से दीदी के खतों का अंतराल ज़रूर बढ़ गया था, लेकिन उनके आकर्षण की महक पहले से दोगुनी हो गई थी। परीक्षाओं की वजह से मैं उनकी शादी में नहीं जा पाई थी, जिसका मुझे शायद पूरी ज़िंदगी अफसोस रहेगा, ज़िंदगी भर यह गम रहेगा। इसके बाद भी कभी अनिकेत जीजाजी से मुलाकात का जैसे मौका ही नहीं मिला कोई, लेकिन खतों के द्वारा दीदी ने उनका ऐसा रेखा चित्र मेरे सम्मुख खींच दिया था कि शायद प्रत्यक्ष मुलाकात होने पर भी मैं उनके बारे में इतना कभी नहीं जान पाती जितना दीदी ने। कुछ खतों की बानगी इस प्रकार की थी। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी सोनल, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अनिकेत मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार कि शब्दकोश लेकर बैठूं तो भी उसकी अभिव्यक्ति के शब्द नहीं खोज पाऊंगी। लगभग
रोज़ ही वह मुझ पर एक कविता तो ज़रूर लिख डालते हैं। प्यार से सराबोर उनका एक एक शब्द ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल में उतर जाता है। एक एक हरकत मुझे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अब तक उनके बगैर कैसे ज़िंदा रही थी। सच सोनल, पूजने को दिल करता है उन्हें। कभी लिखती, बिल्कुल तेरे जैसा स्वभाव है अनिकेत का। शायद इसीलिए वे मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तेरे साथ भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। हर वक्त हंसी मजाक बतियाते रहना। एक दिन के लिए भी टूर पर चले जाते हैं तो घर काट खाने को दौड़ता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ सोनल, काश मेरा स्वभाव भी तुझ जैसा होता, बिल्कुल हंसमुख। अनिकेत को भी मैं बहुत चाहती हूँ, पर उनकी तरह बोलकर, शायरी सुनाकर, खुल्लम खुला इजहार करके और किसी तरह भी बताकर अपना प्यार व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में नहीं। न जाने अनिकेत मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। शायद मुझे बिल्कुल नीरस, बोरिंग, अनरोमांटिक लड़की समझते होंगे। कभी कभी तो सोच सोच कर मन बुरी तरह से घबराता है। शायद उपयुक्त प्रत्युत्तर न पाकर कहीं उनका यह मन मेरी ओर से फिर ही न जाए। पता नहीं मैं उनके लायक हूँ भी या नहीं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर एक दिन खत आया। मैं गलत सोचती थी सोनल। अनिकेत न केवल मुझे चाहते हैं बल्कि अच्छी तरह समझते भी हैं। मेरी आशंका भांपकर उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन हर इंसान की अभिव्यक्ति का अपना अपना अलग तरीका होता है। तुम्हारी आँखों की गहराई, तुम्हारे दिल की धड़कनें, तुम्हारे कांपते हाथ, लरजते होठ, तुम्हारे दिल का सारा चिट्ठा मेरे सामने खोल देते हैं और मुझे तुम पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। मैं जानता हूँ जैसे मेरी जान तुम में बसती है, तुम्हारी जान भी मुझी में बसती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे कदम तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझ पर हमेशा विश्वास रखना सोनल। मैं उनकी महानता, उनके प्यार के आगे नतमस्तक हूँ। डर लगता है कहीं ये सब मुझसे कभी छिन न जाए। एक और राज की बात बताऊँ, अनिकेत को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। उनका बस चले तो वे जल्द से जल्द हमारे घर में पूरी टीम इकट्ठी कर दें। बच्चों के साथ वे बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। कई बार शरारत में कहते हैं, मेरा तो मन करता है घर में पूरी की पूरी क्रिकेट टीम खड़ी कर दूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी दूंगी इस बारे में। इसके बाद काफ़ी लंबे समय तक दीदी का कोई भी खत मुझे नहीं मिला। मेरा पीजी गायनेकोलॉजी में चयन हो गया था, इसलिए मैं भी पूरी तरह पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी। एक दो बार समय निकालकर दीदी को फ़ोन भी किया तो पता चला उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अनिकेत जीजाजी भी एक नई ब्रांच खोलने के चक्कर में व्यवसाय में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और टूर पर ज़्यादा जाने लगे हैं। एक दिन मम्मी का फ़ोन आया कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है, तो मैंने पूरे एक सप्ताह की छुट्टी ले ली अपने मेडिकल कॉलेज से। 4 दिन शादी में और फिर 2 दिन इंदू दीदी के पास रहूँगी। पढ़ पढ़ कर ऊब गई हूँ मैं, कहीं पागल ही न हो जाऊँ। शादी की खुशियों का सारा उत्साह था। भाई की शादी का जितना उत्साह था उतना ही इंदू दीदी से मिलने का मोह भी था। और इन सबसे भी ऊपर पहली बार मैं अनिकेत जीजाजी से मिलने का बहुत ज़्यादा उत्साह था। किसी इंसान के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सुन लो तो फिर मन उससे मिलने को अत्यंत व्याकुल हो उठता है। मेरी भी इस वक्त यही स्थिति हो रही थी। मैं उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन बेहद निराशा यह हुई यह जानकर कि जीजाजी की नई ब्रांच का उद्घाटन भी शादी वाले दिन ही होना था। इसलिए शादी के सभी मांगलिक अवसरों पर वे अनुपस्थित ही रहे।
हाँ, इंदु दीदी ज़रूर सभी कार्यक्रमों में उपस्थित हो रही थी, पर एक ही शहर में घर होने के कारण वे हर रस्म पूरी होते ही अपने घर लौट जाती थी, तो फिर हमें बातें करने का ज़्यादा मौका ही नहीं मिला और ना ही अकेले में उनसे बात करने का अवसर ही मिला। शरीर से भी वे थकी मांदी ही लग रही थी। माँ और मौसी से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि बीमार रहने लगी है और जल्दी जल्दी थक भी जाती है। खैर, शादी की सभी रस्में धूमधाम से संपन्न हुई और शादी में काफ़ी मज़ा आया। एक ही लाडली बहन होने के कारण मैं पूरी शादी में चक्कर-घिन्नी की तरह यहाँ से वहाँ घूमती रही। अगले दिन जब भैया भाभी हनीमून के लिए रवाना हो गए तो मैंने भी अपना सूटकेस पैक किया और उसे उठाकर इंदु दीदी के साथ चल पड़ी, क्योंकि 2 दिन मैं उनके साथ रहने वाली थी। जानती थी उन जैसे अंतर्मुखी धीर गंभीर व्यक्तित्व से कुछ भी उगलवाना बिल्कुल टेढ़ी खीर है। पर मुझे तो इंतज़ार था भावनाओं के उस सैलाब का जो अतीत को कुरेदने के साथ उमड़कर आएगा और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाएगा। हर एक छोटी और बड़ी सब बातें वो मुझे अवश्य बताएंगी। इसलिए घर में घुसते ही मेरी ज़ुबान की पिटारी जैसे खुल गई। अगला पिछला खट्टा मीठा कोई भी वाक़या याद करने से मैं बिल्कुल नहीं चूकी। इंदु दीदी मेरे संग जबरन हंसने मुस्कुराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैं जानती थी वे मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थी। पूरे समय वे केवल हाँ हूँ ही करती रही। आप भी ना दीदी खूब चालाक निकली। पता चला कि सोनल इस हफ्ते आने वाली है तो जीजाजी को पहले से ही गायब कर दिया। कहीं एक जैसे स्वभाव वाले आपस में मिलकर एक दूसरे को दिल न दे बैठे। क्यों दीदी, यही खतरा था ना अपनी छोटी बहन से। अरे धत पगली, क्या बातें लेकर बैठी, कुछ भी बोल जाती है। और वैसे भी सोनल, अब तेरे जीजाजी वो पहले वाले जीजाजी नहीं रहे। क्यों क्यों दीदी, ऐसी क्या बात हो गई भला? वे बिल्कुल बदल गए हैं। मेरी तरह गंभीर, संजीदा और चुप चुप रहने लगे हैं। पर क्यों दीदी, आखिर हुआ क्या? अपनी पोल खुल जाने पर इंसान चहकता रह सकता है क्या? तू ही बता। पोल? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप पूरी बातें मुझे विस्तार से बताइए। उनकी जिस महानता के आगे मैं नतमस्तक थी सोनल, उसकी पोल खुल चुकी है। याद है मैंने तुम्हें लिखा था कि अनिकेत को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है और हम बच्चा प्लान कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं खुशी से 1 मिनट के लिए चहकी, लेकिन तभी फिर से वहीं सुस्त हो गई। नहीं, यह सुख मेरे भाग्य में नहीं है। जब निरंतर प्रयासों के बाद भी मैं लंबे समय तक कंसीव नहीं कर पाई तो हम दोनों ने अपनी अपनी डॉक्टरी जांच करवाने का निर्णय लिया। जांच करा कर आए काफ़ी दिन बीत चुके थे तो मैंने एक दिन अनिकेत से उनकी रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वे जैसे एकाएक चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट तो 2 दिन बाद ही आ गई थी। संतान सुख हमारे भाग्य में नहीं है इंदु। कहते हुए उनका मुंह लटक गया था। क्या? मैं ठगी सी जैसे खड़ी रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सदमे में बड़बड़ाने लगी थी। सोनल, क्या हम कभी मम्मी पापा नहीं बन पाएंगे अनिकेत? कोई मुझे बाहें फैलाकर मम्मा मम्मा नहीं पुकारेगा? ये कैसे हो सकता है? दरअसल जब से हमने बच्चे की प्लानिंग की थी, मैं सोते जागते केवल उसी के सपने देखने लगी थी। अपने सपनों का इतनी बेदर्दी से कुचला जाना मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुझे अचानक से जैसे चक्कर सा आने लगा। अनिकेत ने मुझे बाहों में उठा लिया और लाकर बेड पर लेटा दिया। मुझसे बहुत प्यार करती हो ना इंदु? मेरी आंखों में झांकते हुए
अनिकेत ने मुझसे प्रश्न किया था। भला मैं क्या कहती। मैंने सहमति में चुपचाप से सिर हिलाया तो वे आगे बोलने लगे। क्या मेरी इस छोटी सी कमी को तुम एक ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती? एक पल को मुझे ऐसे लगा सोनल, मानो मेरे आसपास एक साथ सैकड़ों बम फट गए हों। उन आँखों की याचना और स्वर की वेदना ने मुझे अंदर से बाहर तक हिलाकर रख दिया। मैंने अपने दिल को बिल्कुल कड़ा किया और अनिकेत का मुंह देखती रही। उनका मुंह अपने सीने में छुपा लिया। ज़िंदगी में पहली बार मैंने अनिकेत को इतना टूटते हुए देखा था। अनिकेत अपनी कमज़ोरी की वजह से हीनता का शिकार न हो जाएं, इसलिए मैं अपने दिल का दर्द उनके सामने ज़ाहिर ही नहीं होने देती थी। सोनल, सच मानो तो अब तक अनिकेत की महानता मुझ पर पूरी तरह से हावी थी। पहली बार मुझे महानता दिखाने का मौका मिला था, ऐसा मुझे लगा। मैं चाहती थी कि अनिकेत मुझसे याचना करे कि मैं दूसरी शादी कर लूं या नियोग या कृत्रिम गर्भधान या ऐसा ही कोई उपाय करके माँ बनने का गौरव पा लूं। यह सब सुनकर मैं अविश्वास से दीदी की ओर घूरने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि दीदी ऐसा कह रही हैं। क्या आप सचमुच ऐसा चाहती हैं दीदी? नहीं सोनल, मेरी सोच इतनी संकीर्ण नहीं है, लेकिन अनिकेत ऐसा आग्रह तो कर सकते हैं ना। फिर आप मना करके अपनी महानता प्रदर्शित करना चाहती हैं? झूठ नहीं बोलूँगी सोनल, पता नहीं मैं क्या चाहती थी, पर ये तो ज़रूर चाहती थी। शायद मैंने ऐसा ही कुछ चाहा था, और यदि मैंने ऐसा चाह भी लिया तो भला क्या गलत किया। मैं भी इंसान हूँ आखिर। कब तक सामने वाले की महानता का बोझ उठाऊं। मुझे लगा मानो मैं मनोचिकित्सा शास्त्र के किसी गहन चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई हूँ। इंदु दीदी की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ रहा था। उनकी मन स्थिति सचमुच विचित्र और अचंभित करने वाली थी। न जाने वे क्या चाह रही थी। उन्हें ऐसा कहने के लिए उकसाने हेतु मैं कई बार उनके सामने बच्चे की कमी का रोना भी लेकर बैठ जाती थी, लेकिन वह बेहद संयम से मुझे ही समझाने लग जाते थे कि हमारे भाई बहनों के बच्चे भी तो हमारे ही बच्चे हैं हिंदू। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, उन पर और अपने आसपास के बच्चों पर अपनी पूरी की पूरी ममता लुटाओ और उन्हें सहेजो। इस देश में संतान के लिए तरसने वालों से ज़्यादा संख्या ममता के लिए तरसने वालों बच्चों की है। तुम उन्हें भी देख सकती हो। ज़िंदगी में बच्चे बहुत कुछ होते हुए भी सब कुछ तो नहीं होते ना। तुमने कितने ही निसंतानों को सुखी संपन्न जीवन जीते देखा होगा, तो कितने ही संतान वालों को नरक सा जीवन जीते भी देखा होगा। इसलिए जो हमारे नसीब में नहीं है उसे लेकर हम क्यों परेशान हो। शायद यही हमारे नसीब में हो। सोनल, मैं हैरान रह जाती। क्या ये वही इंसान है जो बच्चों पर जान छिड़कता था, घर में क्रिकेट टीम खड़ी करने की बात करता था? पर तुम्हें तो बच्चों से ज़्यादा प्यार है ना? मैं टटोलती रहती। हाँ था, अब भी है, पर तुमसे ज़्यादा नहीं। हाँ, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी खुशी के लिए हम बच्चा गोद ले सकते हैं। नहीं अनिकेत, अपना खून तो अपना ही होता है, पराया खून वह खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं दे सकता। हालांकि ऐसा कहते हुए मेरा दिल मुझे बुरी तरह कचोटता था कि मैं उस महान आत्मा को कितना कष्ट पहुंचा रही हूं, पर फिर भी आस बनी रहती, शायद अब वे कोई वैसा प्रस्ताव ज़रूर रखेंगे। पर जवाब में, उत्तर में उनकी ठंडी निश्वास मुझे अंदर तक जैसे चीर जाती। महानता की मूर्ति खोखले आदर्शवाद का पुतला लगने लगती। मेरी आज वही आँखें जो पहले उनके प्यार के विश्वास से लबालब
भरी नज़र आती थी अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी। मैं क्या करती? मैं लाख अपने भावों को छुपाने का प्रयास करूं, लेकिन अनिकेत मेरी हर धड़कन, हर नज़र को अच्छे से पहचानते हैं। अब तो मैं ऐसा लगता है छुपाने का प्रयास भी नहीं करती। मैं तो चाहती हूँ कि वह सब देखें। मेरी नफ़रत के बावजूद वे मुझे अब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर शायद मेरे तेवर देखकर पहले की तरह खुलकर प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी उपस्थिति में मैं असहज महसूस न करूं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टूर के बहाने घर से और शहर से बाहर ही रहते हैं। मेरे लिए यह स्थिति भी और भी ज़्यादा धमगोटू हो जाती है। मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ सोनल कि मैं आखिर चाहती क्या हूँ उनसे। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ मैं। चारों ओर कोहरा सा नज़र आता है। सब समझते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह तन से ज़्यादा मेरे मन का रोग है। सच्चाई जल्दी ही अब सबके सामने आ जाएगी। मैं ज़रूर सबको बताऊंगी। इंदु दीदी मेरे लिए सहानुभूति की पात्र थी। मैं देर तक उन्हें समझाती रही और फिर शाम को खाना खाकर हम टहल रहे थे कि दीदी को अचानक तेज़ पेट दर्द होने लगा। मैंने उन्हें उनकी डॉक्टर के पास ले जाना ही उचित समझा। दीदी के इशारे पर मैंने दराज से उनकी केस फाइल निकाली और अपने साथ डॉक्टर के पास ले चली। डॉक्टर जब तक अंदर उनका मुआयना करती रही, मैं उनकी फ़ाइल रिपोर्ट और जीजाजी की रिपोर्ट्स आदि सब पेपर्स वगैरह देखती रही और पढ़ती रही। दीदी को कार में बिठाकर मैंने डॉक्टर से अपने शक की पुष्टि भी कर ली। घर लौटते वक्त मैं विचारों के गहन जाल में बुरी तरह उलझी रही, क्योंकि फाइल्स देखकर अब मुझे सच का पता चल चुका था। तड़के ही मुझे रवाना होना था। कहने सुनने के लिए बस आज की, केवल आज की रात थी। कल जीजाजी भी आ जाएंगे। मेरी उनसे इस बार भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। कल और रुक जाती तो अपने जीजाजी से भी मिल लेती। रात को पास पास लेटे तो दीदी ने बात छेड़ी, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए मैं चुप ही रही। अरे क्या बात है, जब से डॉक्टर के यहाँ से लौटे हैं तू बहुत चिंतित है। क्या मुझे कैंसर वैंसर जैसी कोई बीमारी है क्या भला? आपने कभी अपनी फ़ाइल देखी है दीदी? नहीं, देख भी लूँ तो मैं क्या समझूंगी भाई। डॉक्टरी भाषा तो मुझे समझ में नहीं आती। बता ना क्या हुआ है मुझे? नहीं कुछ नहीं, मैंने ज़रा सा टालते हुए कहा। वह तो आज तो आपको केवल मामूली पेट दर्द ही था। अनियमित माहवारी वालों को अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन अब जो सच मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और सुनने से ज़्यादा पहले समझना। दीदी, संतानोत्पत्ति में अक्षम जीजाजी नहीं बल्कि आप हैं। जीजाजी ने आपसे यह सच क्यों छुपाया, इसका मेरी समझ में तो एक ही कारण आता है कि वे आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आपके दुख को कम से कम तर करना चाहते हैं। आप उनके प्यार को हमेशा महानता के तराजू में ही तोलती रही थी और अब भी तोलती हैं। कभी उनकी महानता में छुपे प्यार को पहचानने का प्रयास ही नहीं किया आपने। तभी तो इस बार उनका निश्चल प्यार भी आपको केवल एक बोझ लगने लगा था। बच्चे की कमी तो आप फिर भी कैसे भी करके दूर कर लेंगे, लेकिन इतना प्यार करने वाला पति यदि आपने अपनी नासमझी से अगर खो दिया तो फिर कभी कभी नहीं पा सकेंगी। तड़के जब मैं रवाना होने लगी अपने मेडिकल कॉलेज की तरफ, तब दीदी बेहद चुप खड़ी थी। तब अब तक अंधेरा सा छाया हुआ था, पर दीदी के चेहरे पर उभर रही उम्मीद की चमक बता रही थी कि नए प्यार का सूरज अब उगने वाला है। और कोहरा तो अब हमेशा हमेशा के लिए छंटने वाला है।
उसे छंटने में बिल्कुल भी देर नहीं होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।